पिछले क्लास में हमने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखा था। इस क्लास में हम टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के जगह पे टोटल एवरेज वेरिएबल एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को देखेंगे। इसकी हम ग्राफ बनाएंगे। तो देख सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट हो रहा। उसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट हो रहा और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय आउटपुट हो रहा। तो अगर हम इसकी ग्राफ बनाएं तो हम देख सकते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में जैसे यहाँ पर आउटपुट रखें और यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रखें तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा कांस्टेंट है और ये हम देख सकते हैं। तब ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है, बाय बराबर सी बाई एक्स और क्यू तो हम एक्स एक्सिस पर रखे हैं और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो बाई एक्सिस पर रखे हैं। तो ग्राफ बराबर बाय बराबर सी बाई एक्स हो रहा है क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है और ये इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनता है। और अब हम अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ बनाए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हम देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट है। तो इसका दो चरण में ग्राफ बनता है। जैसे पहले चरण में हम देखते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि आउटपुट लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि शुरुआत में जब इनपुट बढ़ता है तो आउटपुट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पहले चरण में ये धीमा से बढ़ रहा है, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो देख सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा धीमा बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे घटेगा। तो इस तरह से हम एवरेज कॉस्ट को धीरे धीरे घटते हुए बनाते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा था कि सेकेंड स्टेज में हो रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इनपुट जितना तेज़ी से बढ़ता है उस तेज़ी से आउटपुट नहीं बढ़ता है। तो देख रहे हैं कि क्योंकि बढ़ने की डिनोमिनेटर की स्पीड बढ़ने की कम हो रही है लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ने ले रहा। तो इस कारण से इसका जो ग्राफ बनता है सेकेंड स्टेज में ये होता है। और थर्ड स्टेज तो कोई भी फर्म थर्ड स्टेज में जाता ही नहीं है क्योंकि थर्ड स्टेज में इनपुट बढ़ने के साथ आउटपुट घटने लगता है। तो इस तरह से हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाया है। अब आगे देखिए कि अगर अब हम एवरेज मार्जिनल कॉस्ट की ग्राफ बनाए तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होता है ये पहले समझते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है कि मार्जिन पर मतलब लास्ट यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसे हम डी टी सी बाई डी क्यू से भी लिख सकते हैं। तो इसका भी ग्राफ बनाने के लिए हम देख सकते हैं, इसका भी हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की मदद से ग्राफ बना सकते हैं। क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बोल रहा था पहले स्टेज में जब हम इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, मतलब कि उसका मार्जिनल कॉस्ट कम होते जाता है। तभी तो हम इनपुट हमारा 1 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको माने कोई फिक्स खर्चा हो रहा होगा 10 रुपया तो उसमें हम ज़्यादा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह आएगा। इस तरह से हमारा मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ आता है। क्योंकि सेकेंड स्टेज में उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में तो ये है हुआ और सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है कि अब उस सेकेंड स्टेज में हम और इनपुट बढ़ाएंगे। इनपुट यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हम मान सकते हैं। तो इनपुट हमने बढ़ाया तो हमारा आउटपुट क्या होता है, कम तेज़ी से बढ़ता है। तो ये हमारा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हमारा कम तेज़ी से बढ़ रहा है। तो नेट हमारा क्या हो रहा है,
नेट हमारा ये हो रहा कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो रहेगा वो हमारा बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्टेन स्टेज में मार्जिनल कॉस्ट हमारा बढ़ने लगता है। अब यहाँ समझने की कोशिश करना है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से गुजरता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक बात आप ये समझ लीजिए कि मार्जिनल मूव फास्टर देन एवरेज। जैसे युवराज सिंह मान लीजिए 4 ओवर में मान लीजिए वो 5 के एवरेज से रन बनाता है, पर ओवर में 5 के एवरेज से रन बनाता है। तो अब मानिए 5th ओवर में अगर वो 10 रन बना देता है तो मार्जिनल ओवर में वो रन 10 बना रहा है, लेकिन एवरेज उसका 10 नहीं हो रहा है। एवरेज उसका देख सकते हैं कि एवरेज उसका 6 हो जाएगा, 5 से मात्र 6 बढ़ा, तो देख सकते हैं मार्जिनल फास्ट मूव करता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे मार्जिनल नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो एवरेज भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये देख सकते हैं। और जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाने लगता है, जब एवरेज से मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जाने लगता है। और मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल रहता है तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर रहेगा। जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम रहेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं राशि का 5 का औसत है, तो अगर 5th ओवर में वो 4 रन बनाता है, 5th ओवर में अगर 4 रन बनाता है तो उसका एवरेज घटेगा। जब तक कि वो 5 से ज़्यादा नहीं बनाएगा तो उसकी एवरेज बढ़ नहीं सकती है। तो यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तब तक नहीं ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट उसका ऊपर न चले जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या। तो हम देख सकते हैं मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। उसी तरह से अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट की एवरेज टोटल कॉस्ट का भी बनाए ग्राफ, तो हम देख सकते हैं टोटल कॉस्ट बाय क्यू हो रहा, और टोटल कॉस्ट हमारा देख सकते हैं कि एवरेज यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो रहा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्यू। तो यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आया एवरेज टोटल कॉस्ट का वैल्यू है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो कुछ इस तरह से हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनता है। ये कुछ इस तरह हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना। तो यहाँ पर नोट कीजिए ये मिनिमम पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये मिनिमम पॉइंट है, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये है। तो ऐसा क्यों है ये समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कि इस पूरी जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घट रहा है। तो ये देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों का समेशन होता है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट तब तक घटते रहेगा जब तक कि इसका घटने का स्पीड इसके बढ़ने के स्पीड से ज़्यादा हो। इसके बढ़ने के स्पीड से इसका घटने का स्पीड जब तक ज़्यादा रहेगा तब तक हमारा देख सकते हैं यहाँ के बाद भी इस पूरी पोजीशन में एवरेज टोटल कॉस्ट घट रहा है। लेकिन जैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के स्लोप से ज़्यादा हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, उसी समय एवरेज टोटल कॉस्ट अपना मिनिमम पर आएगा और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ भी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम को कट करेगा। अब हम इसे दूसरे तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देख ले सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट बाय क्यू। तो यहाँ सब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम किसी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम पता करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसको इक्वेट जीरो से करते हैं। तो जिस पोजीशन पर जीरो पर इक्वेट होता है उस पोजीशन पर वो मैक्सिमम रहता है या मिनिमम रहता है। तो हम देख सकते हैं जब हम टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएशन करते हैं
तो कुछ हमारा इस तरह से आएगा। तो जैसे इसको मान लेते हैं फंक्शन क्यू मान लेते हैं, टोटल ट्रस्ट को हम फंक्शन मान लेते हैं एफ क्यू, और इसको क्यू बोल देते हैं। तो हम इस तरह से ये ऐसे हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं, नॉर्मली करते चल जाते हैं। तो टोटल ट्रस्ट प्राइम इंटू क्यू माइनस टोटल ट्रस्ट बाई क्यू स्क्वायर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि DATC बाई DQ बराबर टोटल ट्रस्ट प्राइम माइनस टोटल ट्रस्ट बाई क्यू, और इसे लिख सकते हैं 1/Q मार्जिनल ट्रस्ट माइनस टोटल ट्रस्ट बाई क्यू। तो यहाँ से जब हम देखें कि अगर हम इसे इटरेट 0 से करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसी पोजीशन पर इटरेट 0 पर हो रहा है जहाँ पर ये मार्जिनल ट्रस्ट बराबर टोटल ट्रस्ट बाई क्यू आ रहा है, मतलब एवरेज टोटल ट्रस्ट आ रहा है। तो जब दोनों इक्वल होता है इसी पॉइंट पर हमारा एवरेज टोटल ट्रस्ट मिनिमम आएगा। इससे हमें ये समझ में आ रहा, और यहाँ पर से हमें दिख भी रहा है जब एवरेज टोटल ट्रस्ट मार्जिनल ट्रस्ट के बराबर होता है तो ये मिनिमम अचीव कर रहा है। अब हम इसके आगे जब समझने की कोशिश करें, हमने देखा शॉर्ट टर्म में एवरेज फिक्स्ड ट्रस्ट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझते हैं आगे, उसे बोलते हैं संट ट्रस्ट। ये संट ट्रस्ट है, वो लॉन्ग रन में इसकी बात की जाती है। तो लॉन्ग रन में इसकी बात की जाती है कि वो ट्रस्ट जिसका अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट 0 हो, मतलब जिसका कोई अदर यूज ना हो वो ट्रस्ट का। जैसे कोई लेबर का हम यूज़ करते हैं कंपनी में, तो लेबर का यूज ना करें तो कहीं दूसरा जगह वो लेबर का यूज हो सकता है। तो उस ट्रस्ट का लेबर पर जो ट्रस्ट कर रहे हैं उसका कोई अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट हुआ। लेकिन कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं लॉन्ग रन में जिसका हम कहीं दूसरा जगह यूज नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। तो इसमें लॉन्ग रन में फिक्स्ड ट्रस्ट नहीं होता है, वो सब के सब जो भी होता है इस टाइप का वो संट ट्रस्ट होता है। तो जैसे समझ सकते हैं कि आप कभी जैसे ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो बिचौलिया को कुछ पैसा देते हैं और बेचते समय भी आप बिचौलिया को पैसा देते हैं। तो यहाँ पर जो बिचौलिया को हम पैसा दे रहे हैं तो वो हमारा संट ट्रस्ट कहलाता है। मतलब हम कंपनी बंद भी कर रहे हैं तो हम वो वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं संट ट्रस्ट। ये होता है दोज ट्रस्ट विच कैन नॉट बी recover even when you close your firm। ये होता है संट ट्रस्ट, ये याद रख लीजिए। बस, थैंक यू।